खास तौर पे कनाडा से वो तशरीफ लाई हैं कॉफी विद RNN में सहाफत में मेरी सीनियर एयर होस्टेस फरत खान। पर जो लड़कियां बगावत करके निकलती थी मेरे जैसी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो दो चार ही थी, तो उनमें मैं एक थी। अपाली हिल में इसलिए डिस्कस करना पड़ा है, मैं गया था उमर साहब के साथ लाफ्टर चैनल कवर करने, इसमें कपिल शर्मा जी उतरे। जी जी तो उन दिनों में मैं फिर ट्रैक चेंज कर हाँ दी जी, थी। आपका ट्रैक चेंज हो गया। मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली। हाँ जी, तो फिर मैंने आपकी लाइन ज्वाइन कर ली। हाँ जी, आपने मेरी लाइन तो अंदर आते ही ने उन्होंने एकदम से एक जुमला बोला, ओ माय गॉड ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड मी। अच्छा, तो बड़ा खुश थे कि और वो दिलीप कुमार थे। वो दिलीप कुमार। मैं पूरे मुंबई के होटल अभी बुक करवा देता, लेकिन मेरी माँ ने कहा था खाना मैंने उमर को अपने हाथ से कि आमिर खान सिर्फ उमर शरीफ की शक्ल देख रहा था और उसको घुमाता जाता था कि कभी बड़ी कौरमा जा रहा है, कभी गोभी गोश्त आगे आ रहा है। मर्द की मेंटालिटी, औरतों के लिए प्रॉब्लम्स जो 1825 में थे, जो 1900 में थे, वो 2000 में भी वही है। आमिर खान की मूंछ का बाल भी उन्होंने 10-15 लाख का एक औरत को बेच दिया। ये उमर शरीफ ही कर सकता था। कोई किसी की मूंछ का बाल तोड़ सकता है? बताएं, ये उमर शरीफ का कमाल ही था। तोड़ा और वो जी, बेच भी दिया। और बेच भी दिया। कहते हैं ये तकिए के नीचे रख के सोएगी और ख्वाब में आमिर खान आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। हमने अपने शोज में बहुत ही खूबसूरत फनकारों को मदऊ किया। उनमें बहुत सी शोबिज सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज और आगे पॉलिटिशियंस तशरीफ ला रहे हैं, मगर आज एक बड़ी ही वर्सटाइल शख्सियत को हमने मदऊ किया। बहुत ही जबरदस्त उनका कैरियर, एक सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हैं। वो तशरीफ लाने वाली और खास तौर पे कनाडा से वो तशरीफ लाई हैं कॉफी विद RNN में शिरकत के लिए। मेरी मुराद है सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, बल्कि सहाफत में मेरी सीनियर, उसके बाद एयर होस्टेस, कौमी एयरलाइन पे पूरी दुनिया का उन्होंने सफर किया और आजकल दयारे गैर में पाकिस्तान की सकाफत को, कल्चर को, फन को, फनून लतीफा को प्रमोट कर रही हैं। तशरीफ लाती हैं फरत खान। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच नईम भाई, और मुबारक आपको बहुत बहुत, इतना खूबसूरत और इतना वास्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की। बड़ी देर से आपका वेट हो रहा था जी, बस मैं आपके बुलावे का इंतजार कर रही थी। और आप तो वैसे ही कनाडा पाकिस्तान में शटल कॉक बनी रहे। कनाडा पाकिस्तानी और ऑल ओवर द वर्ल्ड शटलकॉक बनी रहती हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है कॉफी विद RNN का, वो है एक ऑटोबायोग्राफी और हम करियर डिस्कस करते हैं। तो हम जो है ना बचपन से शुरू करते हैं। बचपन कैसा था, पैदाइश कहाँ हुई, घर का माहौल क्या था, और उसके बाद आते हैं हम स्टडी पे। बचपन तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों का होता है। पेरेंट्स जो थे वो दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। मदर मेरी स्कूल टीचर थी, अच्छा, फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, लोकल गवर्नमेंट में। और हम 5 बहन भाई थे, आई एम द थर्ड वन। तब भी गवर्नमेंट इसी तरह की होती थी? नहीं, कुछ फ़र्क होता था। कुछ फ़र्क होता था, और ये था कि उस वक़्त जो पेरेंट बेचारे मेहनत करते थे, बच्चों के लिए वो कोशिश करते थे रोज़गार की, और बच्चों को कोशिश करते थे लोग के एक सही ट्रैक पे, डरते हुए लोगों से, माशरे से, तो वो परवान चढ़ाएँ। हाँ। और उस दौर में लड़कियों को तो जिस तरह अब सेल्स गर्ल्स हैं, आपको शादी हॉलों में, आपको शॉप्स में, मॉल्स में काम करती नज़र आती हैं। इवन आपके डिजिटल मीडिया में इस तरह नहीं था। इक्का-दुक्का आपको पता है कुछ फैमिलीज़ थीं जो फ़िल्म और टीवी में थीं, और आपको प्रोफ़ेशनली इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था। पर जो लड़कियां बगावत करके निकलती थी मेरे जैसी, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, वो दो चार ही थी, तो उनमें मैं एक थी। तो मुझे इसके लिए काफ़ी बगावत की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट डपट, और उससे भी पेरेंट्स की तरफ से नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन एट टाइम मैंने देखा कि चलो वो चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए। अब कोई एक बंदा जब ये स्टेप लेगा तो आगे किसी दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेगी। बाज़ औक़ात वो बगावत जो है बाद में फ़ख्र बन जाती है, जी, वही पेरेंट्स पेरेंट्स के जो जी, लिए, फैमिली के लिए। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं एक वक़्त ये आया कि जिस वक़्त मेरे लिए वो मुझे कहते थे कि नहीं, तुमने प्रोफ़ेशनली नहीं जाना, मतलब एक राइट उम्र में शादी, वो ये उस वक़्त ये था कि बीए या एमए करने वाली लड़की, एमए में एडमिशन नहीं लेने देते थे पेरेंट्स कि कि बस एज काफ़ी हो गई, ज़्यादा लगेगी, और वैसे भी फिर काफ़ी हो रिश्ते गई, आने बस मुश्किल हो बड़ी गए। हो गई, बीए इतनी पढ़ाई ग्रेजुएशन, बड़ी है, हाँ, ग्रेजुएशन बहुत है। जी, हाँ। ग्रेजुएशन। उसके बाद आप जो है ना शादी करें, और मेरा ख़्याल है बचपन मैट्रिक से वो जहेज़ बनाना शुरू कर देते थे। हुँ। अब दुनिया चेंज हो गई है, नहीं भाई, वो वाली चीज़ें नहीं कितने रही। लोग थे? बहन-भाई और फैमिली में हम 5 बहन-भाई थे।
अच्छा। जिसमें मैं तीसरे नंबर पे थी और बड़ा भाई 2 बड़े भाई थे जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक बैंकर है और थर्ड वन जो था वो मेरे साथ जर्नलिज्म में रहा है पहले लेकिन अब वो केप टाउन में सेटल्ड है। उनसे मिला हूँ मैं, जी, आपकी उनसे केप मुलाकात टाउन हुई। वाले जो हैं। तो छोटी बहन वो हाउसवाइफ इज़ अ हाउस तो इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? लाहौर से ही अच्छा। जी, लाहौर से ही लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज जो किस है इलाके में रिहाइश थी आपकी? मैं पहले तो हम शुरू में रहते थे एमए कॉलेज के पास वो जो अच्छा। रिवाज गार्डन वाली रोड है उधर मेरे दादी का घर था तो उसी उनके साथ ही हम रहते थे। फिर मेरे फादर की बहुत बचपन में पोस्टिंग्स भी होती रही डिफरेंट जगहों पर। हम्म। तो मेरी जो पैदाइश है वो मुल्तान की है। उस अच्छा, ज़माने में वो मुल्तान में थे मेरे फादर। सराइकी आती है? नहीं, नहीं मेरी बस पैदाइश वहाँ की है फिर उसके बाद हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए तो लाहौर में ही रहे। अच्छा। लेकिन मेरे जो फ़ोर फादर्स हैं जो मेरी वो थे वो पीछे से गुरदासपुर से माइग्रेट होके आए। अच्छा जी, दौरान स्टडी जो है, मेरी तरह आपने, यानी कि या मैंने आपकी तरह जर्नलिज्म शुरू कर ली। जी, यानी कि ये ज़रा बताएँ कि किस तरह, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आज भी सबसे बड़ा जो इदारा उर्दू पब्लिकेशंस, जंग अखबार, और एक ख्वाब होता था, ड्रीम होता था। काम करने। और मेरे वालिद साहब से मैंने पूछा कि मैंने मीडिया करना है, उन्होंने कहा कि पुत्र ये मीडिया करना है, जंग अखबार विच अगर नौकरी मिलती तो फिर करना है। तो मुझे स्टार्ट में जंग में जगह बन गई जी, मेरी, और आप मुझसे सीनियर हैं जी, जंग बिल्कुल, ग्रुप में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे आना हुआ? कौन-सी क्लास में थी? और फिर उसके बाद आप छा छू गईं? वो हुआ ये नईम भाई कि मैं जब स्कूल कॉलेज में भी थी ना, तो मैं कॉलेज मैगज़ीन, डिबेट्स इन चीज़ों में थी। लेकिन पता नहीं बचपन से कुछ रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ों में इंटरेस्ट थी मेरी। तो मुझे फिर उस ज़माने में कोई ड्रामा या मूवी ऐसी आती थी ना जिसमें कोई रिपोर्टर का पार्ट प्ले कर रही होती थी, तो मैं उसी को फ़ोकस करती रहती थी। अच्छा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं अपने आप को अज़्यूम करती थी कि मैं भी जर्नलिज़्म में जाऊँगी। तो ख़ैर मैंने पढ़ा भी जर्नलिज़्म ही। वो तो अ बाद में पढ़ा ना? नहीं, हाँ, मैंने मेट्रो कैफ़े के बाद मैंने जो उनके छुट्टियों का जो स्पैन होता है, उसके अंदर मुझे इन इलेक्शन सेल्स में ये स्टूडेंट्स को रखते थे। अच्छा। तो शुरू-शुरू में, उसमें मैंने थोड़ी देर के लिए आई, फिर उससे मैंने एफ़ए के एग्ज़ाम्स दिए, तो उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला और बट फिर मैं जर्नलिज़्म में आ ही गई। फिर मैं बच्चों के पेज की इंचार्ज और वुमेन पेज और मॉडलिंग सेक्शन जो उस ज़माने में प्रिंट मीडिया में यही चीज़ें होती थी। कौन-कौन से बड़े नाम थे उस वक़्त रोज़नामा जंग में? सारे ही थे, ये सब मेरे फ्रेंड्स सुहेल वड़ाइच और नजमी साहब कयूम साहब थे हमारे फ़ोटोग्राफ़र और आशिक चौधरी साहब, वासिफ़ नागी और ये सारे लोग, मुनज़र इलाही, ये सारे लोग थे उस अच्छा, ज़माने में और ज़िया शाहिद साहब थे एडिटर उस ज़माने में। फिर उन्होंने अपना अखबार शुरू किया तो हम काफ़ी सारे लोग उनके साथ उधर भी मिले खबरें भी थे। गए आप। जी, जी। अच्छा, नहीं ज़रा अभी यहीं रुकें, जंग में ही रुकें थोड़ी देर। अच्छा, यहाँ से अब आशिक चौधरी के होते हुए और आरिफ नजमी और ये सारे बड़े नाम, तो आप इंडिया चली गईं। जी, इंडिया गईं आप मुख्तलिफ बड़ी सेलिब्रिटीज़ की इंटरव्यूज़ करने के लिए। अच्छा, इंटरव्यूज़ जो मेरी इत्तला है आपने किया है, दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू किया आपने। आपने लेजेंडरी नसीरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू किया, और उसके अलावा जावेद जावेद अख्तर, अख्तर, वन आजकल वो ख़ैर काफ़ी इधर मुतनाज़ा हुए हैं जी, जी। पाकिस्तान में अपने बयानात की वजह से। ख़ैर, उनका इंटरव्यू आपने किया, और दिलीप कुमार साहब को मुझे आपसे पता चला कि जिस दिन आपका इंटरव्यू छपा जंग अखबार में, उस दिन उनको पाकिस्तान में एक सदारती एजाज़ दिया गया था, निशान-ए-इम्तियाज़। निशान-ए-इम्तियाज़। जी। ये ज़रा इंडिया का टूर कैसे बना? घर वालों ने इजाज़त कैसे दी? और उससे पहले जंग अखबार में नौकरी करने की इजाज़त कैसे मिली? जी, वो ये हुआ कि वो मैं आपको बता रही हूँ ना मैट्रिक की छुट्टियाँ थी एग्ज़ाम्स के बाद और इन्होंने इलेक्शन सेल में स्टूडेंट रखे थे। तो उसमें वो वक़्ती तौर पे 2-3 महीनों के लिए आपने करना था तो वो पर्चियाँ बनती थी और इस तरह थोड़ा-सा काम मिलता था। तो वो उसके लिए मैं निकली लेकिन बड़ी मुश्किल मुझे इजाज़त मिली। मेरे फ़ादर ने तो मुझसे बातचीत नहीं किया काफ़ी अरसे तक कि नहीं ये इतनी असल में लोग उस वक़्त अब भी हैं। वो आज तक भी पेरेंट्स स्कैर्ड हैं अपनी बच्चियों के लिए। हुँ। और वो मुझे लगता है कभी-कभी वो सही स्कैर्ड होते हैं क्योंकि आप अगर उस ज़माने में जो हमारे ऊपर चेक थे, यहाँ तक होता था कि किसी फ्रेंड की शादी या किसी के फ्रेंड के भाई की शादी में जाना होता था तो घर में एक जिरगा बैठता था पहले और उसमें हमारे खाली फैमिली मतलब फर्स्ट फैमिली नहीं होती थी कि भाई और फादर, उसमें चाचे-मामे भी शामिल होते थे। तो अच्छा। वो फैसले देते थे कि इनको भी इजाज़त देनी चाहिए ये शादी में जाने की नहीं और अगर मिलती थी तो भाई बाहर खड़े रहते थे 2 घंटे, डेढ़ घंटा, ढाई घंटे और हम शादी अटेंड करते थे या फ्रेंड्स की बर्थडे या कुछ तो ये स्लीप ओवर, नाइट ओवर इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो शायद हमारे लिए बाद में अच्छा भी रहा। अम्मी मान गई?
अंकल नहीं मान अम्मी रहे, नहीं, अम्मी की एक्चुअली इतना वो नहीं था, जो होल्ड था ना वो फादर के पास था। तो नहीं मान तो रहे थे। नहीं मान रहे थे, वो उनको बस वो डरते थे कि नहीं ये आपने कहा मैंने करना। नहीं, मैंने कहा अब नाराज़गी तो चलो बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे चांस मुझे लेना चाहिए अच्छा जी, लाइफ में। अब इंडिया का टूर है और आपने जाना है बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ करने के लिए, वो लाइन अप हो चुके हैं। अब कैसे इजाज़त ली? अच्छा जी, वो ऐसे ही हुआ, ये लेट 90s की बात है, हुँ, ठीक है, कोई 95-6 इस तरह से। तो वो हुआ ये कि हमारा इंडिया का ट्रिप प्लान हुआ, जिसमें मेरी एक डिज़ाइनर थी, लाहौर की बड़ी मशहूर, वो हमारे साथ शूट्स वगैरह के लिए उनके ड्रेसेज़ और वो चीज़ें होती होती। मेरा छोटा भाई था साथ। मुझे जो परमिशन मिलती थी ना कि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, उसमें मैं अकेली नहीं जा सकती थी, तो मेरा भाई जाता था साथ। वो थोड़ा-सा जर्नलिज़्म में भी मेरे साथ रहा है, स्पोर्ट्स और वो कवरेज करता रहा है। वो मेरे साथ था, हम लोग ने प्लान किया हुआ, तो ये इंटरव्यूज़ प्लान किए हुए थे, लेकिन तब तक ये उनका जो निशान-ए-इम्तियाज़ वाला है वो अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा, बट हम वहीं पर थे, लकीली हम लोग मुंबई थे? मुंबई थे। राइट। वो ये अनाउंस हुआ जब हम इंटरव्यू करके आ चुके थे। अच्छा, आप इंडिया अनाउंस हो गया कि दिलीप कुमार जो हैं, उनको पाकिस्तान पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने निशान-ए-इम्तियाज़ दिया जी, जाएगा जी, और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जी, वो अवार्ड लेने रिसीव करने के लिए, और अब इंटरव्यू लाइन अप है। इंटरव्यू लाइन अच्छा, अब अब इंटरव्यू लाइनअप है, अब मैंने फ़ोन किया उनको और उन्होंने कहा जी ठीक है, इतने बजे अब कल शाम को 4 बजे आ जाएँ। मैं, मेरा भाई और हमारी मेरे साथ और थी 2 गेस्ट, हम उनके पहुँचे। अब वो थोड़ी देर हम बैठे तो एक पर्सनैलिटी एंटर हुई, उन्होंने बड़ा प्यारा बोस्की का व्हाइट ऑफ व्हाइट कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, नीचे अच्छा, चप्पल जो थी। तो अंदर आते ही उन्होंने एकदम से एक जुमला बोला, ओह माय गॉड! ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड मी। अच्छा तो बड़ा खुश थे कि और वो दिलीप कुमार वो थे। दिलीप कुमार, वाह! वो पाकिस्तान के गेस्ट और हमारे बारे में वो इतने एक्साइटेड थे और इतने खुश थे, इतना वार्मथ के साथ उन्होंने हमें वेलकम किया कि वो मुझे पास अभी भी रिकॉर्डेड भी है, और मेरे ख्याल से मैं फीमेल जर्नलिस्ट में पहली ही थी जो जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया होगा। आप जो टाइम बता रही हैं, आप पाकिस्तान से ही पहली हैं क्योंकि मैंने भी तकरीबन 18-20 साल जर्नलिज़्म की है, शोबिज़ और इंडिया के टूर भी किए और बड़े-बड़े बड़े नाम हैं जो हमने भी बाद में किए आपके जाके इंडिया में इंटरव्यूज़। लेकिन आपसे पहले इंटरव्यू पाकिस्तान से नहीं हुआ। दिलीप कुमार साहब का मेरे ख्याल से बाद में ताहिर सरवर मीर ने हाँ, शायद किया, उन्होंने किया। उस मेरे बाद, लेकिन बाद में किया। जी बाद में। मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट फर्स्ट मैंने ही किया एग्ज़ैक्टली। उनका इंटरव्यू। अच्छा जी, हुँ। तो वो सायरा भाभी का तो ज़िक्र ही नहीं कर रही हाँ, आप। वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वो जब हम गए पाली हिल में उनका घर है, वो उनके 2 घर हैं, एक सायरा बानो का घर है और एक घर दिलीप कुमार साहब का था। अच्छा, जो दिलीप कुमार साहब का घर था, उसमें उनके कोई रिलेटिव रहते थे। वो सायरा बानो के साथ उसी 3-4 घर छोड़ के पाली हिल में, और उनके घर के साथ वाली बिल्कुल वॉल अटैच थी, वो संजय दत्त, सुनील दत्त का घर था। और वो तोड़ के वहाँ पे प्लाज़ा बन रहा था और संजय दत्त का जिम था वहाँ पर। तो जब हमने इनका इंटरव्यू कंप्लीट किया तो मैंने अपना कार्ड संजय दत्त को भेजा, तो उन्होंने हमें फिर अपने जिम में बुला लिया अंदर। अच्छा। वो मैं आपको उनकी उसकी भेजूँगी पिक्चर्स भी। तो वो भी मैंने जो मेल एक्टर में जो बंदा मैंने देखा है जेंटलमैन, वो संजय दत्त। अच्छा। हुँ। अच्छा जी, अब दिलीप साहब से इंटरव्यू किस तरह शुरू हुआ? खाना जी, क्या हम उन्होंने बैठे जाके, खिलाया? वो एक जैसे पुरानी मूवीज़ के घर होते हैं ना, हाँ, उस तरह के उनके पुराने सोफ़े, एक काला पंखा था पुराने ज़माने का जो पुरानी मूवीज़ में होता था, वही पड़ा हुआ था कॉर्नर में, और पंखा चल भी रहा था। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, वो आपको होता है ना पुराने कैमरे होते यस, थे, यस। जिसमें छोटी कैसेट हाँ, हाँ, हाँ। डलती थी, वो मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था इंटरव्यू। डीवी। जी, डीवी। तो वो हमने रिकॉर्डिंग शुरू की और वो पंखे की आवाज़ उसमें मुसलसल आ रही थी, लेकिन एक्चुअली मैं तो प्रिंट के लिए कर रही थी। वो तो हम अपने लेकिन आपने लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, तो वो उसमें आवाज़ बड़ी हो रही थी पंखे की, क्योंकि उस एसी-वेसी तो मुझे कमरे में नज़र नहीं आया, लेकिन बड़ी सिंपल लिविंग, कोई लग्ज़री उनकी फर्नीचर नहीं था, कोई लग्ज़री चीज़ें नहीं थी। बड़ी सिंपल सा उनका ड्राइंग रूम था जिसमें हम बैठे, फिर वो आए, फिर उन्होंने वही जो उन्होंने कहा वेलकम किया बड़े वार्मथ के साथ। फिर उसके बाद हम कोई इवनिंग में टाइम के पहुँचे थे, और हम दिल्ली से 1 दिन पहले मुंबई गए थे, और वहीं हम ठहरे हुए थे मुंबई में, पाली हिल के पास ही किसी जगह पे। तो उन्होंने अच्छा वो पूछे कि क्या आप चाय-पानी क्या करेंगे? तो इतनी मुझे हैरानगी हुई, उन्होंने पता क्या हमारे लिए ऑर्डर किया अपने कुक को? इनके लिए खागीना और ब्रेड्स लेके आए। अच्छा, वो फिर खागीना बनवाया अंडे का, और उसके साथ ब्रेड्स थी, और वो खागीना, और वो जब हमारे सामने चीज़ें आई साथ में चाय और चीज़ें, तो अपने हाथ से हमारे प्लेटों में उन्होंने वो पोर किया। मतलब अपने हाथ से उन्होंने वो खागीना और ब्रेड हमारे लिए
और कि आप लेट समय दें कि आप ये खाएँ, आप लोग सफ़र से आए हैं या थक के आए होंगे। क्वेश्चनर कैसे बनाया था? तैयारी क्वेश्च कैसे की? वहाँ जाके बनाया? एक्चुअली मैं तो वो नहीं भाई, मुझे तो सच्ची बात है समझ ही नहीं आ रही थी, इतने लेजेंडरी और इतने सीनियर कि मैं क्या बात करूँ। थोड़ी-सी मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए थे, वो कुछ मैं ऐसे वर्बली पूछ रही थी कि बात से बात देखते हैं क्या। लेकिन उन जब मैंने क्वेश्चन करने शुरू किए ना, तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि मैं बोलता जाता हूँ, आप सुनते जाओ और इसी में से क्वेश्चन और आंसर बना लें। अच्छा, गुड। और मैंने शायद शुरू में एक क्वेश्चन पूछा और एक आध मैंने कोई और क्वेश्चन पूछा होगा। बाकी वो 2 ढाई घंटे वो आपको पता है ना पॉज़ दे के बोलते थे। तो वो कोई एक जो 1 सेकंड की बात थी ना 2-3 सेकंड में कंप्लीट अच्छा, करते थे। तो वो सारी बातें कि पाकिस्तान से जो वहाँ गए, कहाँ से वो थे, बिलॉन्ग करते, कई सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इनकी ये मूवीज़ जो हैं, ये हिट हैं और वो तुम देख के वो देखी जाना। पहले आपने? मैंने देखी जाने से अच्छा, पहले। फिर वो मैंने उनकी तराना और संग दिल और इस तरह की मूवी जो मधुबाला के साथ ये जो मुग़ल आज़म थी, हुँ, वो सारी मैंने देखी। मैंने जब उनकी मूवीज़ देखी ना, हुँ, उसमें मैंने नोट किया कि जैसे वो ना थोड़े-से एग्रेसिव हीरो थे। अच्छा, हीरोइन्स को उनके जो प्यार का और उसके इज़हार का तरीका था ना, तो वो बालों को ग्रैब करते थे और हीरोइन के बहुत क्लोज़ फेस करके तो बात करते थे अच्छा, या एग्रेसिवनेस से अपने इज़हार करते थे। तो मैंने उन्हें फिर पूछा कि आपकी मैंने मूवीज़ देखी हैं और इस तरह मुझे मुझे लगा है कि आप हीरोइन्स को ना हुँ, एग्रेसिवली अपनी हुँ, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, वो मैं नहीं था, मेरा ख़्याल से आपने राज कपूर की मूवीज़ तो नहीं देख ली, वो थे। मैंने पूछा कि सायरा जी नहीं नज़र आ रही, तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर उस ज़माने में बीमार थीं, हॉस्पिटलाइज़्ड थीं और वो उनके लिए हॉस्पिटल गई। ओके। तो ये अकेले ही थे घर पे अपाली इल्दा में भी तो उन्होंने वाक़या सुना। वाले। तो वो इनका मेरे पास है उनके जो हमने फिर पिक्चर्स उतारी हैं उनके घर के अच्छा, बाहर की, सारी उनके जो उनका एक ड्राइवर होता था, शेवन किट्टी नाम था उसका। ओके। तो वो फिर जब सारा इंटरव्यू हो गया, बातचीत हुई, बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बड़े हम्बल, बड़े प्यारे, बड़े नफ़ीस इंसान, पढ़े-लिखे आदमी। तो बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने और मुझे बिल्कुल जैसे मैं बहुत छोटी 16 ईयर्स की थी, 17 की मेबी, तो मुझे उन्होंने बच्चों की तरह जैसे ट्रीट करते हैं, तो बड़े और अच्छे ये थे। प्रिंट हुआ फिर आके हाँ, वो प्रिंट फ़रद हुआ खान के जंग नाम जी, से जी, जी, जंग में। जंग अखबार में हाँ। एडिशन छपा पूरा? एक्चुअली कव नहीं, कवरेज तो बहुत थोड़ी थी, आई डोंट नो क्या हुआ, वो सही तरीके से नहीं कर सके। आशिक़ चौधरी साहब मेरे पास आए घर में, हमने उनको वीडियोज़ भी दिखाई, कुछ क्वेश्चन उन्होंने बनाए, कुछ हमने उनको बताई, तो उसपे उन्होंने इंटरव्यू बनाया। लेकिन क्योंकि आई थिंक वो पेज छप चुका था, उसके बाद उसमें जगह बना के तो उन्होंने वो इंटरव्यू ऐड किया था। क्वार्टर पेज ऑलरेडी टाइप हाँ, हाँ, इस तरह छपा क्वार्टर। और सेम डे जब छपा तो उनको एक्चुअली जो निशान-ए-इम्तियाज़ दिया गया। पिक्चर्स बनी थी ना, वो शायद इतनी उस वक़्त आउटस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो इतनी उस तरह बस जो क्वेश्चन आंसर जो उनके तो अच्छा जी, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह एक्चुअली फिर उसके बाद हम दिल्ली गए, तो उनसे मेरी प्लान नहीं था, इनसे अच्छा, मेरी प्लान मुलाकात थी। उनसे अनप्लान मेरी मुलाकात हुई, वो किसी जगह पे गेस्ट आए हुए थे दिल्ली में किसी होटल में, तो फिर हमने उनको मैसेज भेजा तो उनके साथ हमारी इस तरह वो प्रिंट नहीं हुआ कहीं पे, लेकिन वो मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और छोटी-मोटी इंटरव्यू अच्छा जी, हुआ। पता नहीं अब आप बात करना चाहती हैं तो कर लें। जावेद अख्तर का मैंने ऐसे इजाज़त नहीं पूछा। नहीं, जावेद उन्हें बड़ा अख्तर दिल दुखाया। हाँ जी, उन्होंने हमारा वो मेरे ख़्याल से उन पे बात करना भी उन पे नहीं बात चाहते। करनी हाँ, फ़ज़ूल है, फ़ज़ूल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। फ़ज़ूल है, अच्छा जी। ये तो चल रहा था सिलसिला और जो है ना एक चढ़ता सूरज जर्नलिज़्म फरहत चल रहा खान जर्नलिज़्म में और जर्नलिज़्म चल रही है। फिर फ़नून लतीफ़ा की तरफ भी आपका झुकाव हुआ अचानक से। एक रुझान जो है ना फ़नून लतीफ़ा की तरफ हुआ और लाहौर थिएटर जो है, उसका जो है अनाउंसमेंट हुई। बड़ा एक अरूज था और सारा मीडिया आप हेड करती थी, वहाँ पे चीज़ें करती थी। फिर उमर शरीफ जो हैं, उनके साथ बड़ी क्लोज़। कुर्बत और उनके ड्रामों के हवाले से वो ज़रा बताएँ कि ये फ़नून लतीफ़ा में आमद वही अख़बारी मुलाकातें थीं, उससे हुआ? जी, वही थे। अच्छा, रेफ़रेंस तो वही था क्योंकि मैं कर रही थी जंग कल्चर विंग के साथ काम। तो हम लोग ना अरेंज करते थे प्रोग्राम जो विमेन्स और बच्चों के इवेंट्स, इवेंट्स। शोज़, तो उसके लिए हमें हॉल्स की ज़रूरत भी पड़ती थी। ओके। तो कभी हम महफ़िल थिएटर लेते थे, कभी हम लाहौर थिएटर दिन के टाइम क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, तो उनका खाली होते थे ना हॉल, तो हम वहाँ पे फिर उनसे बुकिंग करते थे और वहाँ पे अपने प्रोग्राम करते थे, जो बाद में कल्चरल विंग के नाम से पूरे हुँ। छपते थे एडिशन में। उस रेफ़रेंस से उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, "आप हमें क्यों नहीं जॉइन कर लेती?" मैं कर रही थी जर्नलिज़्म, प्रिंट मीडिया आपको पता है, आप भी इस ज़माने में काम कर चुके हैं, टफ़ बहुत था उस वक़्त, अब बहुत डिफ़रेंट है।
क्योंकि उस वक्त हम प्रिंट मीडिया में किसी का इंटरव्यू या कोई शूट या कोई चीज़ प्लान करते थे तो हमारा पूरा दिन स्पेंड हो जाता था उसमें। हम पहले इंटरव्यू प्लान करते थे, फिर जी गाड़ी को साइन अप किया जाता था, फिर मेकअप के लिए लेके जाया जाता था, फिर आप कपड़ों के लिए प्लान करते थे, तो पूरे दिन में आप एक शूट या एक इंटरव्यू कर सकते थे। अब चीज़ें चेंज हो गई, अभी एआई ने कंप्यूटराइज़्ड दौर है और दुनिया बदल गई है अब। अच्छा, ये लाहौर थिएटर। लाहौर थिएटर। अच्छा जी, लाहौर थिएटर शुरू हुआ तो आपको उमर शरीफ साहब को पता है किस तरह के खूबसूरत आदमी थे। मैंने तो अपनी लाइफ़ में उन जैसा बंदा दरवेश, प्यारा, उनके अंदर कोई और ही चीज़ थी। जो वो कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी एंड ये हुआ कि आज वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पहलू में दफ़न है। कोई उनके अंदर ऐसी चीज़ थी, कोई रूहानी, कोई उनके अंदर वो अल्लाह की तरफ से था। और वो बस उनसे ऐसी कुर्बत उनकी फैमिली से, ही इज़ लाइक माय ब्रदर, उनके बच्चे मुझे पुप्पो कहते थे। उनके घर में कभी कोई चीज़ प्लान होती थी तो वो ऑलवेज़ मुझे मेक श्योर करते थे कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं कहती थी कि नहीं अवेलेबल तो वो कहते थे चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। और मैं तो उनको इस तरह तंग करती थी कि मैं कॉल करती थी, बीच में वो कराची भी चले गए थे तो लाहौर आते थे। आपको पता है इंडिया से हमारे एक गेस्ट थी रोशनी दीदी, शायरा होती थी। का इंतकाल हो गया तो बहुत दफ़ा आती थी। वो जब आती थी तो मैं उमर भाई के घर फ़ोन करती थी तो वो आपके घर तो शाम को दावत है, आप सो रहे हैं? वो अच्छा वो कभी नहीं पूछते थे किसकी, क्यों? अच्छा, कब, कितने बजे? तो वो शाम तक उनके घर में खाना, चीज़ें सब अरेंज होती थी और हम और हमारे गेस्ट वहाँ पहुँच हुँ। जाते। आप भी उस वक़्त कई कई महफ़िलों में आप भी शामिल थे। तो उनका तो कोई सानी ही नहीं था, ना उनके प्रोफ़ेशन में और ना एज़ अ पर्सन। वो तो एक आपको पता है दुनिया का अलग से जेम था कोई। वो ड्रामे-श्रामे भी देखना शुरू हो गई थिएटर। जी, ड्रामे एक्चुअली वो फिर मैं जब उनकी एज़ अ पीआरओ जॉइन किया तो मैं उनकी प्रेस रिलीज़िंग और कई दफ़ा मैं ऐसे क्रिकेटर्स को बुला लेती थी ड्रामा देखने। कभी कुछ तो उसकी खबरें पहले लग जाती थी तो उनके ना बहुत सारा हॉल में भर जाता था रश कि आज वो इंज़माम को बुलाया हुआ है या आज हमने तो वो मैं ये वाले ट्रिक्स करती थी उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल जाते थे ऑडियंस और ज़्यादा। तो उनको ये हेल्प हो गई, फिर उसी से हमारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई। और फिर उनके साथ में जब उन्होंने ये ज़ी अवार्ड में कंपेयरिंग वगैरह की शेखर सुमन के साथ, तो दोनों दफ़ा मैं उनकी फैमिली के साथ ज़ी अवार्ड्स पे यूके भी और दुबई भी। गई। जी, दोनों तो दफ़ा वो तो गई। ज़रा कहानी सुनाएँ। वो दोनों वहाँ दफ़ा पे गई। क्या-क्या देखा हाँ, आपने उसमें मनाज़िर? ये हुआ कि उमर साहब का तो बड़ा वहाँ पे वो आपने देखा भी होगा उन शोज़ में कि खुद लोग रेखा भी और वो भी जो थी सुष्मिता सेन और वो खुद उठ के मिलने आ रहे थे लोग उनको। तो इनका रूम और शेखर सुमन का रूम साथ-साथ था क्योंकि ये लोग क्योंकि होस्ट कर रहे थे ना, एक पार्ट को उनका होस्ट कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, जिसमें मैंने इरफ़ान का इंटरव्यू भी किया। वो इरफ़ान जो उनकी डेथ हो गई हुई है, इरफ़ान खान। इरफ़ान खान का, वो फिर खबरें में छपा था उस वक़्त। तो सुष्मिता सेन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी छोटी-सी डिस्कशन हुई, काफ़ी लोगों से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई। उसकी मेरी कवरेज भी मैंने की और छोटे-छोटे से इंटरव्यूज़ भी मैंने किए। तो इन दोनों में मैं उमर साहब के साथ गई, अच्छा, उमर वो भाई के। अपाली हिल में इसलिए डिस्कस करना पड़ा, मैं गया था उमर साहब के साथ लाफ्टर चैनल कवर करने, जी। जिसमें कपिल शर्मा जी, उतरे। जी, जी। तो उन मैं दिनों में मैं फिर ट्रैक चेंज कर हाँ ली जी, थी, आपका ट्रैक चेंज हो गया। मैंने एयरलाइन जॉइन कर ली। हाँ जी, तो फिर मैंने आपकी लाइन जॉइन कर हाँ ली। जी, आपने मेरी लाइन बस यही हुआ, हमने कहा बॉर्डर कर लेते हैं। तो मैं अपाली हिली गया था। अच्छा आमिर जी। खान ने खाना किया। जी, जी। वो भी उधर ही तो रहते हैं। अपाली हिली थे वो, तो आमिर, मुझे याद है बारिश हो रही थी तो छतरी लेके आमिर खान जो है ना, वो अपनी पिछली पहले वाली बीवी के साथ, वो नाम, रिसीव करने आए, हाँ, तो वो नीचे खड़े हुए थे। तो किरण राव के साथ। किरण के साथ ना, तो उमर साहब थे, मैं और वो चले गए। तो फिर उन्होंने रिसीव किया। फिर उसी तरह उनकी वालिदा ने खाना बनाया। वो फना की शूटिंग करने आमिर खान जा रहा था। अच्छा, तो उसने कहा कि उमर भाई, मैं जो है ना, बैग बंद है, लेकिन आपका पता चला, फ्लाइट मैंने अपनी चेंज करवाई है। दूसरी बात कि मैं पूरे मुंबई के होटल अभी बुक करवा देता, लेकिन मेरी माँ ने कहा था खाना मैंने उमर को अपने हाथ से, बहुत बड़ी फ़ैन थी और उमर वो भाई। ना यूँ रिवॉल्विंग टेबल थी, और मुझे आज तक याद है कि आमिर खान सिर्फ़ उमर शरीफ की शक्ल देख रहा था और उसको घुमाता जाता था कि भाई ये भी ले, टेबल को घुमाता रहता था। हाँ, कभी नहीं कभी बड़ी वार्म कौरमा थी। जा रहा है, कभी गोभी गोश्त आगे आ रहा है, तो इस तरह वो खाना खिलाया हमें। और उसके बाद एक एक मंज़र वहाँ का ये था कि उनके घर में एक बहुत बड़ी लोहे की अलमारी थी, और वो हमें लेके गए और उसे यूँ खोला दरवाज़ा, और उसमें उमर शरीफ के पहले ड्रामे से लेके आखिरी ड्रामे तक तमाम सिर्फ़ सब ड्रामे। पड़ी थी। कैसेट्स तो थी ना उस उसने वक़्त। कहा कि हम अपने घर में दावत करते हैं लोगों की, और हमारी दावत ये होती है कि हमने मिल के आपका ड्रामा देखा। तो ये सीन अपाली हिल के, उनकी मदर बहुत बड़ी फ़ैन थी उमर शरीफ। अपाली हिल मैं के मुझे। अच्छा उससे पहले
आमिर खान जब शौकत खानम में आए थे हाँ जी। तो तब क्योंकि उमर भाई ने कंपेयरिंग की थी उस पूरे शो की, तो वहाँ उनकी काफी ज्यादा बातचीत और जिसमें वो लगान वाला बल्ला बेचा था लगान वाला बला आप उमर थे शरीफ ने, उसमें? मैं उधर ही था। हाँ। बल्कि आमिर खान को हमने रिसीव किया था अच्छा एयरपोर्ट पे, अच्छा अच्छा। और वो उसने ना मंगल पांडे की शूटिंग के लिए वो आमिर बड़े खान ने वाली मूछें रखी हुई थी, मुस्ताश रखी हुई तो थी। उमर भाई ने ना आमिर खान की मूछ का एक बाल उतारा, उसको माचिस की डब्बी में बंद किया और उसकी बोली लगा दी वहां पे। और वो शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग थी। उन्होंने कहा जो अब कोई फीमेल अगर खरीद ले तो सराने रख के सोएगी इस डिबिया को, तो ख्वाब में आमिर खान जी, आएगा। एक ये और वो बिक गया मूछ का बिक बाल, गया था। पता है? बल्ला भी उनका वो पता नहीं बल्ला तो बल्ला कोई तो उस वक्त बिका था 6 मिलियन का। जी 7 या 6 मिलियन का। 6 मिलियन 7 हम्म, मिलियन का हम्म, लगान का बैट बिका यहाँ जी शौकत खानम लाहौर में जॉर्ज जी। टाउन में। और आमिर खान की मूछ का बाल भी उन्होंने 10-15 लाख का एक औरत को बेच ये उमर शरीफ ही कर सकता था। कोई किसी की मूछ का बाल तोड़ सकता है, बताएं? ये उमर शरीफ का कमाल ही था। तोड़ा और वो जी, बेच भी और दिया। बेच भी दिया। कहते हैं ये तकिए के नीचे रख के सोएगी और ख्वाब में आमिर खान आए। लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे उमर शरीफ हाँ। साहब से ये लोग। एक और भी मैं आपको वाकया बताती हूँ। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑफ द रिकॉर्ड बुलाए हुए थे फनकार। उसमें अक्षय आए और सुनिधि चौहान, शान, शिल्पा शेट्टी, उसकी बहन और साजिद खान जो कि फराह खान के भाई हैं। हाँ। ये सारों की टीम लेके आई थी। वही जो मैं हमारी फ्रेंड थी ना रोशनी, उनका बेटा था मान। मैं मिला हूँ रोशनी ठाकुर से आपके जी, साथ ही। जी। मान उनका बेटा था जो कि मान ठाकुर। मान ठाकुर। वो ये प्लान करता था। उस ज़माने में ज़रा ईज़ी थे, आना-जाना हो रहा था, हालात अच्छे थे गवर्नमेंट के आपस में। तो वो आए थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी है बड़ी मशहूर। उन्होंने एक शो रखा था जो कि मेरे ख़्याल से उन्होंने पब्लिश नहीं करने दिया था, हुँ। बट वो ये सारे लोग आए थे, पूरी टीम आई थी। तो उसमें इनके पास कोई एंकर नहीं था, को कंपेयरिंग के लिए इन्होंने किसी मैं गई हुई थी उमर भाई के घर। तो इस तरह बैठे-बैठे प्लान हुआ और मैंने उनको फ़ोन किया मान को कि ऐसा करते हैं, अगर तुमने इसको अच्छा और करना है ना तो उमर शरीफ से करवाते हैं। हुँ। हम फिर उसी वक़्त उठे वहाँ से। वो बुशरा है हमारी शायरा है यहाँ पर, वो वही उनकी रोशनी की फ्रेंड भी थी। तो वो उनके घर पे वो सब आए हुए थे, ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ आ जाएँ। वहाँ बैठे-बैठे प्लान हुआ और वो ये शो फिर इस तरह प्लान वो उमर शरीफ का वहाँ जाना था और अक्षय ने फिर वहाँ से उनसे वो शागिर्दी करवाई, शागिर्दी झंडा कराई। बंधवाया था जी, रॉयल पाम में। रॉयल पॉम। यस। रॉयल पॉम वालों ने बुलाया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। शिल्पा और वो दोनों आए थे, शिल्पा राइट? और वो, और एग्ज़ैक्टली। उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से किसी वजह से एक्चुअली वो होता ये है कि जब इस तरह बुलाते हैं ना तो इनके अगर आपने उसको पब्लिश करना है या उनको आपने रिकॉर्डिंग्स आगे करानी है तो उसके लिए उनको बहुत डबल पे करना पड़ता है इन लोगों को। अच्छा जी, ये तो फ़नून लतीफ़ा था। बतौर जर्नलिस्ट आपने पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ किए और उसमें सबसे बड़ा इंटरव्यू जो उस वक़्त का था, वो बेगम कलसूम नवाज़ का इंटरव्यू आपने जी, वो पहला मरहूमा इंटरव्यू बेगम कलसूम नवाज़, और आपका ये कहना है, और ये उनका पहला इंटरव्यू था। उनका तो पहला उसका ज़रा हाल बताएँ कि बेगम कलसूम ये नवाज़ से 1992 टाइम का है। कैसे लिया? हाँ जी। ये इंटरव्यू कहाँ हुआ? क्वेश्चनर क्या था? और कैसा पाया आपने बेगम कलसूम नवाज़ को? हाँ, इसका ये हुआ कि मैं क्वीन मैरी में पढ़ती थी और ये भी क्वीन मैरियन है। अच्छा। ये वहाँ से पढ़ी हुई थी। तो जब क्वीन मैरी कॉलेज में कॉन्वोकेशन था तो ये चीफ गेस्ट आई हुई थी। लेकिन तब तक बेगम कुलसूम जो थी ना वो इसमें नहीं थी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में। में नहीं। इनकी मतलब घर की खवातीन नहीं थी। उस वक़्त जो मरियम थी वो भी उस वक़्त आई उस कमरे में जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे थे। तो ये शायद मेट्रो कैफ़े की स्टूडेंट, एफएससी की स्टूडेंट। और ये भी आई अपनी मदर के साथ मरियम बैठी। नवाज़, मरियम सीएम नवाज़। पंजाब। जी, वो भी मौजूद थी उस दिन। अच्छा। तो वो इस तरह बड़ी मुश्किल से वो देती नहीं, कहती मैं इंटरव्यू मतलब मैं हम करते तो नहीं है, अच्छा आ जाना। वो मेरी एक कोलीग थी, अब इंग्लैंड चली गई है, वो मेरे साथ गई। हम लोगों ने प्लान किया। अब उन्होंने बस क्वेश्चन फिर उन्होंने हमसे डिस्कस किए कि ये क्वेश्चन करने हैं नहीं। फिर इंटरव्यू हमने कर लिया, वो सारा बन भी गया। मेरे पास अभी शायद उसकी कॉपी भी होगी। तो बहुत पुरानी बात है, बट ये वो पहला इंटरव्यू हमने उनका किया था। उसमें उन्होंने मुझे टाइटल अभी भी याद है, हमने कुछ और लिखा तो उन्होंने हमें बुला के कहा नहीं आप उसका टाइटल लिखिए कि मेरे मियाँ सियासत नहीं अवाम की खिदमत करते हैं। तो वो ही टाइटल फिर हमने लगाया जो उस इंटरव्यू का था, जो उनकी सुर्खी थी। सुर्खी थी। तो फिर उन्होंने वो कर लिया। मेरे ख़्याल से फिर मियाँ साहब ने कहा होगा क्योंकि ऐसी बात तो नहीं कह दी है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, दोबारा रीचेक करो। अच्छा। फिर हम अगले दिन गए, जो इंटरव्यू हमने बनाया वो लिखा हुआ था वो उन्होंने मुसवदा दोबारा लिखा। तो वो फिर उस वक़्त उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मैं मियाँ साहब की बहुत सारी तकरीर मैं लिखती हूँ। अच्छा। हाँ, वो उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ था, ये उर्दू पढ़ा हुआ था उन्होंने।
तो वो एडिट भी करती थी स्पीचेस को और लिख के भी देती थी। कमाल है। उन्होंने ये कहा, उस इंटरव्यू में भी हमने लिखा हम्म। था वो, कि बेगम कुलसूम ने कहा कि मैं बहुत हेल्प करती हूँ उनको, लेकिन अभी तक वो पॉलिटिक्स में आई हैं जब मियाँ साहब गए हैं जद्दा और वो जलावतनी हुई है जलावतनी और हुई है, उसके बाद मरियम और बेगम कुलसूम ने शुरू किया था। हम भी काफ़ी जगहों पर उनके साथ, पिंडी में, ये सारी जो पॉलिटिशियन होती थी उस ज़माने में, तहमीना, नजमा हमीद होती थी, ज़किया शाहनवाज, तो इन सब के साथ हम क्योंकि कवर करते थे वीमेन के सारा, तो हम लोग साथ ही इनके काफ़ी स्ट्रगल की बेगम साहबा ने इनके लिए, और बहुत एज़ ए वाइफ उन्होंने बहुत ग्रेट करैक्टर था उनका इस मामले तो मरियम में। नवाज से दोबारा मुलाकात हुई मरियम से उसके बाद मेरी इस तरह मुलाकात नहीं, मेरी फ़ोन पे बात हुई, ये लोग जद्दा थे। ये बीजी जो डिज़ाइनर थी ना, वो हाँ जी। इनके कपड़े डिज़ाइन करती होती थी। अच्छा, मरियम तो नवाज के जी, और पूरी फैमिली के? वो ज़्यादातर इनके बच्चियों के और इनके। अच्छा। तो हुआ ये कि मैं उस वक़्त एयरलाइन जॉइन कर चुकी थी, तो मुझे बीजी की कॉल आई कि वो ना मरियम के कपड़े बने हैं, तुम फ्लाइट पे जद्दा जाओ तो ले जाओगी? हम्म। मैंने कहा ठीक है बीजी, दे दें, मुझे उनका नंबर भी भेज दें। मैं जद्दा पहुँची होटल, तो मैंने मरियम को कॉल की कि ये आपके ना 3-4 सूट भेजे हैं बीजी ने। तो मरियम फ़ोन पे आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि ये कपड़े ना वापस ले जाएँ, क्योंकि उस ज़माने में इनके शहबाज शरीफ या किसी किसी के बच्चे की शादी थी। हम्म। तो ये लोग पाकिस्तान आ रहे, क्योंकि ये तो बैन नहीं थे ना, मरियम वगैरह आ सकते थे। पाकिस्तान ये लोग आ सकते थे उस वक़्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहीं पे ना रिसीव कर लूँगी, हम्म। क्योंकि अगर मैं ड्राइवर भेज सकती हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि क्योंकि हमें ये वहीं पे पहनने हैं, तो वहीं से मैं मँगवा लूँगी। हम्म। तो ये उसके बाद जो इंटरव्यू वाले दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई 1992 में, उसके बाद बीच में इस टेन्योर में हुई जब मैं जर्नलिज़्म से एयरलाइन में आ चुकी थी। उसके बाद अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो सोशल मीडिया में देखते हैं उनको। वो सीएम है भाई। जी, अब बिजी सीएम हैं। अब तो मेरी क्या, उनकी अपनी फैमिली की उनसे टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे मुलाकात वैसे एज ए सीएम कैसी लगी आपको? अ, कोशिश कर रही हूँ, हम्म। मोटिवेशन है। अगर जो जो नज़र आ रहा है, मैं तो सोशल मीडिया के हवाले से, परवेज लाई, उस्मान बुज़दार, मरियम। मान बज़दार का तो मुझे बिल्कुल टेन्योर में कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ आई, लेकिन परवेज़ इलाही ने काम किया था नईम भाई, काफ़ी काम किया। उन्होंने काफ़ी ये रेस्क्यू की वो बनाई थी, ये 1122 ये वन वो बहुत बहुत बड़ी बड़ा उनका काम, नो और भी डाउट। चीज़ें उन्होंने की थी। मरियम ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, चेंज नज़र भी आ रहा है। और जाहिर है कि अभी कोशिश कर इतना रही बड़ा हैं, टेनोर नहीं है हाँ, मरियम का। उनको अभी टाइम लगेगा ना, हम्म। चीज़ें होंगी। अगर देखो, अगर हमारे मुल्क में ना ख़वातीन के ऊपर, बच्चियों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, वो किसी भी शोबे से क्यों ना हो। मैं तो क्योंकि 2 दुनिया के सबसे वास्ट जो शोबे हैं ना, एयरलाइन इंडस्ट्री और जर्नलिज़्म, इससे बड़े नहीं हैं। फरहत खान, मेरा इंटरव्यू खराब मत करो, हुँ, सस्पेंस तोड़ रही हो। अभी अ मैंने आना है वहां पे, अच्छा, अभी जरा रोके चलो खवातीन को ठीक भी। है, ओके, और ओके, ओके। वो हो गया, हुँ, जर्नलिज्म हो गई, जर्नलिज़्म हो गई। पर उन्हें लतीफा भी हो गया। जी, अब जो है ना, इधर एयरलाइन इंडस्ट्री, वो कैसे फैसला किया, और एयरलाइन को ज्वाइन करने का पहली एयरलाइन कौन सी ज्वाइन की, और यहाँ आके अब दोबारा एक मर्तबा घर वालों को मनाना है। वो तो हो गया जो होना सी, वो तो ऐसे सी ना, डेविस रोड, और जी, जी, यहीं तक घूम रहा था। यहाँ घूम रहा था, जेल और रोड, ज्यादा डेविस से ज्यादा इंडिया का टूर कर लिया। जी, अब एयरलाइन में जाना है और पूरी दुनिया घूमनी है, फिजाओं में ही रहना है। एक 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 और जिरगा बैठ गया। बैठा जिरगा, ओ दसो जरा। एक और जिरगा बैठ गया, फिर अच्छा। वही नाराज़गी और वही चीज़ों का सामना। लेकिन तब तक ये था कि मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, पेरेंट्स को भी पता चल गया था जर्नलिज़्म में, वो देखते थे। मुझे उस वक़्त में निगार और बुलान अवार्ड इस तरह की चीज़ें भी मुझे मिली थी, अच्छा, तो वो गुड। मेरे फादर मेरे साथ गए थे। तो उनको कुछ बात समझ भी आ गई। फिर उमर भाई से बहुत दोस्ती थी, हमारे घर अक्सर बैठते थे, तो मेरे फादर से उनकी इतनी दोस्ती थी, कि शाम को आते थे, सुबह फजर हो जाती थी। तो बैठे बातें में, वो सूफ़ी टाइप थे मेरे फादर भी, वो कभी तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे। तो वो उनकी इतनी बॉन्डिंग थी और इतनी बातें होती थी कि सुबह फजर के वो नाश्ता करके वो जाते थे हमारे घर से। तो वो फिर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। लेकिन उस वक़्त तक उन्हें लग गया था कि ये ठीक है, ये कज़न लड़की, ये इसको छेड़ के कोई मरेगा ही, ये इसको किसी प्रोफ़ेशन में भी ये जा सकती है। अच्छा। तो वो हुआ ये कि फिर असल में बिल्कुल ही डिफरेंट हैं दोनों प्रोफ़ेशन। बट मेरी जैसे जर्नलिज़्म, मेरी अगर मोहब्बत थी ना कि मुझे जर्नलिज़्म करनी है और पढ़ना भी है, तो ये मेरा पैशन था ट्रैवलिंग। ये जर्नलिज़्म में भी मुझे जितने कोई भी पैसे मैंने थोड़े बहुत बनाए होंगे ना, उस ज़माने में तो इस तरह की सैलरीज़ नहीं थी, थोड़ी बहुत सैलरी पेट्रोल और इस तरह का थाउज़ेंड्स में थी, तो वही बहुत ज़्यादा लगती थी। अगर आपके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ ना हो और आपने अकेले अपने ऊपर खर्च करना है, तो बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम क्या करते थे कि हम प्लान उन पैसों को जमा करके हम ट्रिप्स प्लान करते थे।
एक दफ़ा मैं गई 95-96 में क्रिकेट टीम के साथ श्रीलंका। तो वहाँ पे ये सह मुल्की टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें हमारी ये सारी टीम थी, ऑस्ट्रेलियन थी और इंडियन टीम थी। और पाकिस्तान में कौन-कौन खेल रहा था उस वक़्त? उस वक़्त ये सारे हीरोज़ इंज़माम में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंज़माम, वक़ार वग़ैरह। तो इंज़माम से मेरी बड़ी अच्छी वसीम फैमिली अकरम थे? वसीम भी। जावेद वसीम मियांदाद? नहीं, आई थिंक सलीम मलिक कैप्टन थे। सलीम मलिक कैप्टन थे, जी, ओके। सलीम मलिक थे, इजाज़ थे, ये वाले लड़के थे। ये आम लोग नहीं, अफरीदी भी नहीं था उस वक़्त। आमिर सुहेल, आमिर शेख, इजाज़ अहमद, एजाज़ अहमद, ये सारे थे। ओके। और बड़ा हमने उस वक़्त पता क्या होता था वहाँ पे, हम ठहरे हुए थे किसी के घर में और ये लोग ठहरे थे हिल्टन में, हुँ, वहाँ श्रीलंका में। तो वहाँ पे बारिशें बहुत होती थी तो मैच कैंसल हो जाते थे। हाँ, जब मैच कैंसल हो जाते थे तो वो हिल्टन का जो क्लब था ना, डांस क्लब, उसमें ये सारी टीम जमा हो जाती थी शाम डांस को। कर रहे। सारे शाम को जमा हो जाते थे। हुआ ये कि वो हम तो एक दिन ऐसे गए, हाँ, देखें यहाँ क्लब-श्लब क्या होता है। तो अब इतना पता भी नहीं था तो हम शलवारें कमीज़ें दुपट्टे पहन के क्लब के अंदर, मैं, मेरी दोस्त, मेरा भाई, हम चले गए। तो ये सब बैठे थे, इंज़माम और आमिर और अपना वक़ार। वक़ार थे ज़रा डांस-वांस इन चीज़ों के, जो मैंने उस वक़्त देखा, और आमिर सुहेल, इनकी फ्रेंड्स वग़ैरह भी थी वहाँ पर, श्रीलंकन लड़कियाँ बहुत फैन्स थी। तो इनके पीछे-पीछे एक हमें जहाँ के भी बैठे नज़र आते थे, कॉफ़ी शॉप में या रेस्टोरेंट में या नीचे वो क्लब में, तो इनका एक झमकट्टा लड़कियों का इनके इर्द-गिर्द। बाकी जो राशिद और इंज़माम, इन सब में से ऐसे थे जो एक साइड पे बैठे बस देख रहे होते थे। वो भी थे, रवि शास्त्री, सुनील गवास्कर, इन सब से मेरी मुलाकातें हुई बड़ी। अच्छा, हाँ, उस इंडियन ट्रिप टीम भी थी? उस ट्रिप इंडियन टीम भी थी। हुँ, तो मैच क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कैंसल होते थे, सारे लोग वहाँ पे फिर होते थे। हुँ, तो वहाँ अक्सर शाम को इनके लॉबी में, उस होटल की या क्लब में इनसे मुलाकात होती। हुँ, तो जब पहली दफ़ा हम क्लब गए ना, तो ये लोग डांस कर रहे थे। हुँ, वक़ार और ये, तो एकदम इन लोगों की नज़र हम पे पड़ी तो ये वक़ार डांस छोड़ के ना हमारे पास आ गया। आप यहाँ कैसे? मैंने कहा एन्जॉय योरसेल्फ, हम यहाँ हम कुछ नहीं देख रहे। हम ना कुछ देख रहे हैं और हम या ना कुछ कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अ, हम खुद प्लेज़र ट्रिप पे आए हुए हैं, हम ऑफ़िशियली नहीं आए हुए। हुँ, तो एन्जॉय योरसेल्फ। ख़ैर ये ज़ाहिर है बच्चे थे उस वक़्त, इनकी हुँ। ऐज थी, टाइम था, शादियाँ भी नहीं हुई थी इन लोगों की। ये जीतते भी तो थे ना? जीतते भी थे। अब तो वो जीतने की आदत नहीं वो है। उस जैसी टीम थी भी नहीं कोई और, हाँ, हो भी नहीं सकती। हाँ। वो टीम जो उस वक़्त की थी ना, ये वाली, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, और ये बेस्ट थी। इनमें से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, शोबिज़ के भी, क्रिकेट के भी। जिस ज़माने में हम इनके साथ इंटरव्यूज़ और काम करते थे, तो मेरे काफ़ी लोगों से फैमिली टर्म्स भी हैं। जैसे उमर भाई से थे, हुँ, इंज़माम की फैमिली से, बच्चों से, बेगम से। हुँ। अच्छा जी, एयरलाइन। हाँ, अब ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट वो, बट वही वाली बात कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी वो मोहब्बत थी और ये मेरा पैशन था। अच्छा। ट्रैवलिंग, मुझे बहुत शौक था ट्रैवलिंग का। हुँ, तो वो जो ट्रिप में पैसे जमा करते थे, मैं और मेरा भाई, और हम डिफरेंट कंट्रीज़ जो हमारे इसमें थे, यानी श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, ये पास-पास जो जा सकते थे। थोड़े सस्ते मुल्क और जिनमें वीज़ा के लिए एंट्रियाँ होती थी काफ़ी हुँ, सारे मुल्क में। हुँ, तो वो हम ट्रिप्स प्लान कर लेते थे। हुँ, तो उसमें करते-करते यही हुआ कि एक दफ़ा मैं एक अखबार के साथ काम करती थी, तो यहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे थे, टाउन ऑफ़िस पीआईए में लड़कियाँ, होस्टेसेस के इंटरव्यू हो रहे थे। ठीक है। तो वो हमें एडिटर ने कहा कि आप जाके ना ज़रा ये कवरेज कर कर आओ, कि क्या क्राइटेरिया है और इंटरव्यू कैसे लेते हैं, और क्या लड़कियाँ, क्या प्रोसीजर है इसका ना। तो हम गए ना, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए जो पैनल आया हुआ था, वो जो यहाँ पे इंचार्ज था यहाँ पे लाहौर, पीआईए फ्लाइंग के क्रू का जो था, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं इंटरव्यू देती? हुँ, तो मैंने कहा मैं तो जर्नलिज़्म कर रही हूँ, मैं कैसे, मतलब मज़ाक-मज़ाक में मैं चली गई अंदर, मैंने फ़ॉर्म भी नहीं, उसने मुझे वहीं पे फ़ॉर्म फिल कराया, हुँ, फ़ॉर्म अंदर गया और मुझे उन्होंने कॉल की, तो मैं हँसते हुए अंदर चली गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो जर्नलिज़्म पढ़ा है और आप जर्नलिज़्म कर रही हैं, तो आप कैसे एयरलाइन का ये, इसमें तो बड़ा मुश्किल होता है, एल्डरी पैसेंजर भी होते हैं और सम टाइम, मतलब उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग वॉमिट कर देते हैं, आपको बीमार पैसेंजर भी होते हैं, आप उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो आप कैसे वो कर लेंगी? तो मैंने कहा ऑब्वियसली आप अपने घर में बुज़ुर्गों में भी कोई ऐसा हुँ, होता है तो आप उनको लुक आफ्टर करते ही हैं। लेकिन मतलब नॉन सीरियसली मैंने वो इंटरव्यू दिया, लेकिन उनको एक्चुअली होता ये है कि पहले से प्रोफ़ेशन में थी, तो वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस मेरा लेवल हाई था, और उसमें ये प्रोसीजर होता है, वही एक इंग्लिश अखबार पढ़ाते हैं और चेक करने के लिए, और कॉन्फिडेंस देखते हैं, और एक छोटा-सा एक रिटन टेस्ट होता है। वो सारी चीज़ें मज़ाक-मज़ाक में मैंने दी, वो क्लियर हो गई, मुझे कॉल आ गई, इंटरव्यू ट्रेनिंग की कॉल आ गई।
अब जब ट्रेनिंग की कॉल आई तो फिर वही बात, अब्बू कहते हैं अब वो तो चलो ठीक था, ये अब तुम किस तरफ चल पड़ी हो, वो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, उसमें ही रहो और जर्नलिज्म। तुम्हें शौक भी है। मैंने कहा सारे रिस्पेक्टेबल होते हैं, आप खुद रिस्पेक्टेबल हो तो सारे प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल। ठीक है। तो मुझे जाने दें, मैं थोड़ा सा घूम फिर के छोड़ दूंगी। वो करते करते खैर मैं चली गई एयरलाइन में, हमारी कौमी एयरलाइन। उस वक्त तक तो ये एक दो एयरलाइन थी, उसके बाद शाहीन एयरलाइन बनी और दूसरी एयरलाइन बनी। अगर एयरलाइन में काम करने के लिए इंटरनेशनल एयरलाइन पे काम करने गई थी, क्योंकि हमारी कौमी एयरलाइन ही इंटरनेशनल थी ना। जी, बाकी तो छोटी-मोटी जो एयरलाइन हुई वो बंद भी हो गई थी उस वक़्त। बिल्कुल। भोजा शुरू हुई थी, बंद हो गई। शाहीन शुरू हुई, उसके बाद अब 1-2 और कोई शुरू हुई हैं। लेकिन वो हमारी उस वक़्त कौमी एयरलाइन बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन थे, बहुत सारी जगहों पे जाती थी, जहाज़ बहुत ज़्यादा थे इनके पास। तो मज़ा था काम का और ट्रैवलिंग का भी। तो मेरा जो ट्रैवलिंग का जुनून और नशा था वो इस तरह मेरा पूरा हुआ। तो इस तरह मैं जर्नलिज़्म से एयरलाइन की तरफ आई। तो वो इटसेल्फ कितने मुल्क घूमे एज़ ए ऑल ओवर एयर द वर्ल्ड। होस्टेस? मैंने मेरा ख़्याल से जितने भी जो है ना वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो मैं सारे देख चुकी हूँ। अच्छा। तो वो अगर कुछ तो एयरलाइन जहाँ जहाँ जाती है वो भी, और जो नहीं एयरलाइन जहाँ जाती थी वहाँ मैं खुद गई अपनी इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें मेरा जो ऑब्वियसली ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप नाश्ता अगर न्यूयॉर्क करते हो तो शाम को आप मैनचेस्टर इंग्लैंड उतर के डिनर कर रहे होते हो। ये तो दुनिया का जितना बड़ा कोई दौलतमंद हो वो भी ये वाली फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता कि सुबह की फ्लाइट से आप चलें तो शाम को आप लंदन उतर गए, लंदन से आप चलें तो सुबह नाश्ता लाहौर में आके कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग इटसेल्फ है एजुकेशन, यूनिवर्सिटी है वो। आप दुनिया में जो चीज़ कहीं नहीं सीखते वो आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं। कोई वाक़या? उसमें बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े-बड़े मज़े के पैसेंजर्स होते हैं। तो जब मैंने नई-नई एयरलाइन जॉइन की तो शुरू में आपको पता है कुछ 3, 4, 6 महीने ना आपको डोमेस्टिक झगड़ा होता है। डोमेस्टिक आपको फ्लाइट्स करनी पड़ती है, उसके बाद इंटरनेशनल क्लियरेंस होती है तब आप बाहर की फ्लाइट्स करते हो। तो शुरू में ना आपको उस फोकर होता था, तो फोकर की 2, 3, 4 सेक्टर की छोटी-छोटी सेक्टर की फ्लाइट्स होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। जैसे अगर कराची से आप कर रहे हैं तो ग्वादर, पसनी अ, इस तरह की जगहों पे करके तो आपको कराची वापस है ना पूरा घूम जाते हैं आप हुँ। वो। तो उसमें वो जो जहाज़ होता है ना वो 40 सीटों का छोटा जहाज़ फोकर, उसमें क्रू 2 क्रू होता है और पैसेंजर 40 होते थे। तो हम लोग ना ट्रॉली नहीं निकालते क्योंकि वो छोटा जहाज़ होता है, आगे कार्गो कंपार्टमेंट होता है, पीछे पैसेंजर कंपार्टमेंट होता है। तो 2 क्रू होता है, 1 क्रू कॉकपिट देखता है और वो देखता है और वो आपको ट्रे पास करता है और आप सर्विस देते हैं आगे, पीछे ना पैसेंजर्स को ट्रे बाय हैंड, यानी हाथ से आप सर्व करते हैं। तो वो मैं ट्रेस दे रही थी ना तो एक थे पैसेंजर थे ना, भोले लोग होते हैं केपीके के भी और ये भी जो स्पेशली जो गल्फ साइड से आते हैं, कुवैत, रियाद से, ये मज़दूर टाइप होते हैं, इन बेचारों को इतनी इतनी सेंस नहीं होती। एक तो वो जो वहाँ ग्वादर या पसनी में कोई सेक्टर कर रही थी, तो जब मैंने ट्रे दी तो कहता है, "बाजी आज आपने रेड़ ही नहीं निकाला।" मैंने कहा, इस जहाज़ में रेड़ ही नहीं आता। ये छोटा जहाज़ है, इस पे रेड़ी की जगह नहीं होती।" तो वो उसमें छोटी जगह होती है ना, तो आप उसको ट्रॉली नहीं निकाल सकते। सिंगल लेन छोटी-सी जगह होती है। तो एक तो ये था, दूसरा जो दूसरी चीज़ मज़े की होती थी, वो ये होती थी कि जितने भी गल्फ से आते थे ना, जो केपीके के पेशावर फ्लाइट पे या उस पे, उन सबके पास एक ब्लैंकेट बड़ा और एक उनका ब्रीफ़केस जिसके ऊपर लिखा होता था जद्दा, दरिया खान, समंदर खान, जद्दा, बरास्ता, लाहौर, पेशावर। तो वो इनके ब्रीफ़केस में इतनी बड़ी-बड़ी चिट्ठियाँ लगी होती हैं और वो इतना हेवी ब्रीफ़केस होता है कि आप उठा के रख नहीं सकते उसको ऊपर। उसमें होता क्या है, लक्स सोप और मतलब शैम्पूज़, इस तरह की चीज़ें उस वक़्त भरी लिक्विड होती आने हैं देते थे, वो भरी, और हैंड एक कैरी में। एक एक वहाँ के ब्लैंकेट, हाँ। वो ज़रूर आते थे इनके हाथ में, ब्लैंकेट्स। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बिज़नेस क्लास में ज़्यादा ठरकी होते हैं या इकोनॉमी में ज़्यादा ठरकी? और कितने % लोग जब इधर से उठते हैं, निकाह-नामे जेब में रखे होते हैं एयर होस्टेस को बताने के लिए कि बीवी बीमार है, आखिरी स्टेज है? नहीं भाई, वो तो हर प्रोफ़ेशन में, वो तो जर्नलिज़्म में भी इससे ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, इनके पास भी निकाह-नामे हैं, आपके सामने कई एग्ज़ाम्पल्स हैं इधर ही निकाह, रखे होते हैं। जो कइयों के पास निकाह-नामे नहीं थे, तो बाद में भी बन गए। ये तो इसका कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, ये तो दुनिया भर में ठरकोले मौजूद हैं, दुनिया भर में ठरकीज़ भी हैं, तो वो तो लड़कियों को नहीं, ही। कभी रिश्ते हो भी जाते हैं हाँ फिज़ा में ही? जी, रिश्ते हुए हैं, जैसे देखो आप डॉक्टर का डॉक्टर से होता है, डॉक्टर का नर्सों से होता है, क्रू के क्रू से होते हैं, कैप्टन के होस्टेसेस से होते हैं, तो रिश्ते तो जर्नलिज़्म में नहीं हुए। जर्नलिज़्म में बेशुमार
एग्जांपल्स हैं, हमारे कई कोलीग्स थे जिनकी आपस में शादी हुई। तो जब आप इकट्ठे काम करते हैं तो बहुत सारा उसमें ठरक भी होता है, फ्लर्ट भी होता है, सीरियसनेस भी होती है, सीरियस शादियां भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो जो पैसेंजर वाली बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे एक्चुअली जो कुछ प्रोफेशन है ना, ये लोग समझते हैं कि ये जो लड़कियां हैं ना, शायद इजी टास्क है, अच्छा। इनको ये ज़रा ज़्यादा आज़ाद ख़्याल होंगी, इनके साथ फ्लर्ट करना ईज़ी है, या वो इक्का-दुक्का नमक के बराबर लोग हर प्रोफ़ेशन में होते ही हैं, मैं खाली एयरलाइन का तो नहीं कहूँगी। ये तो आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने किस तरह चीज़ों को चलना है, आपके अपने बैरियर्स होते हैं हुँ। कि आपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, और इनको मतलब आपकी ट्रेनिंग कैसी है, अपब्रिंगिंग कैसी है, आप ये चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, नहीं, आपने ये करना है या आपने सीरियस लाइफ़ चलानी है, ये तो अच्छा, आपने चूँकि कौमी एयरलाइन ही की, हुँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी। तो उसमें चूँकि ट्रॉली में सॉफ्ट ड्रिंक ही होती हैं, तो नहीं, इसलिए नहीं भी भाई। हालात ठीक रहते हैं। नहीं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली, अच्छा मैं थोड़ा-सा वो समझा दूँ, बहुत सारे समझाएँ, लोगों को ना चीज़ें पता नहीं होती। समझाएँ। जैसे आप मुझे बताएँ कि जिनिज़्म में, अखबारों में क्रीड, ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो जिनिज़्म की लैंग्वेज है अखबारों के अंदर की, कि वो कैसे होता है, टमकीरी क्या होती है, आपको पता होगा। यस। वो इसी तरह एयरलाइन को नहीं पता। तो एयरलाइन की इनसाइड स्टोरीज़ और उनके जो चीज़ें होती हैं, वो आपको भी नहीं पता होती ना, और लोगों को भी नहीं। वो जो ड्रिंक्स वाला है ना, होता ये है कि जो सेक्टर आपका 30 मिनट से कम का है, लाहौर, इस्लामाबाद, राइट। ठीक है ना, लाहौर दिल्ली है, या कोई ऐसा सेक्टर जिसमें आपका 1 घंटे से कम की है, 30 मिनट्स तक के अंदर की है, तो आप टेक ऑफ लैंडिंग लगाएँ तो 10-10 मिनट तो उसी में लग जाते हैं। बाकी जो 10 मिनट, 12 मिनट, उसमें मुश्किल से, मैं कहती हूँ सलाम है क्रू को, जो इतने 200 लोगों को वो कोल्ड ड्रिंक भी पिला देता है। हुँ, और हमारा ये जो पैसेंजर है, इसको तो पेप्सी मतलब हर ड्रिंक चाहिए। एक दफ़ा वो 1 ग्लास पिएगा, दूसरी दफ़ा दूसरी आई मीन फ्लेवर, तीसरी दफ़ा तीसरा फ्लेवर, उसके बाद चाय कॉफ़ी भी चाहिए। तो वो अगर वो 30 मिनट में ये सब कुछ कर देते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, कभी ऐसा भी हुआ कि उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ़ वो आपको देखने के लिए हमें बेल बजाई जा रही है, हाँ, टूं टूं, ऐसे भी होता है, और आप आ रही तो उन्हें याद भी नहीं कि मैं की कहना है। ऐसा भी होता है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। गुस्सा नहीं आता कभी? नहीं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। हमें अच्छा, पहले, जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं, पैसेंजर साइकोलॉजी, पैसेंजर हैंडलिंग, ये सब चीज़ें आपको सिखाई अच्छा, जाती मेरा सवाल असल में ये था कि मैं ये कह रहा था कि कौमी एयरलाइन में सिर्फ़ सॉफ्ट ड्रिंक ही अलाउ है। ट्रॉली जो है ना, तो आपने चूँकि यही की है, कोई दूसरी एयरलाइन की ही नहीं है, हैं। नहीं, जिसमें किसने मुश्किलात होती हैं। मैंने आपको भई, इंटरनेशनल एयरलाइन में तो 3 सर्विसेज़ देते हैं, 2 सर्विस देते हैं हम, हुँ, 2 मील होते हैं। ये जो मैं सॉफ्ट ड्रिंक की आपको कह रही हूँ, ये तो छोटी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे ये होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ से आप लंदन के लिए उड़े हैं, तो आप 2 सर्विसेज़ देंगे। एक उसमें स्नैक्स या ब्रेकफास्ट सर्विस होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, और एक आपकी मेजर मील सर्विस। अल्कोहल नहीं होती ना, अल्कोहल हमारे एयरलाइन में, ये मैं कहना चाह पहले, रहा हूँ। बहुत पहले, अच्छा, आप ये वो मैं ट्रॉली उस ड्रिंक की बात कर, आप हाँ, बताएँ ना, आप कौन से ड्रिंक की बात उसकी कर रहे हैं? वजह से एक डिसिप्लिन रहता है, नहीं, उसमें हम कौमी कहते हैं एयरलाइन में। पी के आएँ, वो पी आइए वही है। हुँ, पी के आएँ, वो हम सर्व नहीं करते, क्योंकि वो अगर हम जो पी के आते हैं उनको सँभालना इतना मुश्किल होता है, और अगर हम सर्व करने लग जाएँ, तो पता नहीं क्या हो। ये मैं कह रहा था, हाँ, ये मैं नहीं, कह नहीं, रहा वो वाली, अच्छा, वो ड्रिंक ट्रॉली, उस हाँ, ड्रिंक की आप मुझे हाँ। बताएँ, मैं तो दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक की बात नहीं, मैं कर रही हूँ। सॉफ्ट हार्ड ड्रिंक वही कह रहा था। अच्छा, अच्छा, नहीं, हार्ड ड्रिंक नहीं है, हाँ, हार्ड जी, ड्रिंक हमारी एयरलाइन में नहीं है। ओके। हुँ, अच्छा जी, अब जो है ना ये भी हो गया। हुँ। फिर कनाडा शिफ्ट होने का फैसला क्यों किया? कनाडा का इंतखाब क्यों किया? आपने तो सारी दुनिया घूमी, और भी कंट्रीज़ थी, और भी मुल्क थे। अब पड़ाव जाके आप सेटल हो गई ये कनाडा इट्स में। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो वजह क्या हुई? अच्छा, मुझे अगर पर्सनली पूछे ना, तो मैं अगर इस तरह, जैसे मैं अब कनाडा सेटल हुई हूँ, तो मुझे यूके पसंद था रहने के लिए। अगर मुझे ज़िंदगी में किसी पार्ट में रहना पड़ जाता, तो मैं सोचती थी, अच्छा, कभी मुझे ऐसा कोई फ़ैसला करना पड़ा तो शायद मैं यूके, क्योंकि यूके में मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं। तो मैं जो ये यूके की फ़्लाइट्स करती थी, लंदन, मैनचेस्टर, तो मैं बहुत जाती थी ऑन एंड ऑफ। तो मेरी बड़ा अच्छा वहाँ पे सेटअप था लोगों के साथ, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली के साथ दोस्ती बहुत थी मेरी, कज़िन्स के साथ। तो मुझे था कि मैं कभी ज़िंदगी में सेटल हुई तो शायद इधर हो जाऊँ। ये अब कनाडा का ये हुआ कि बस ऐसे, ये मेरी ज़िंदगी में ना हर चीज़ ऐसे नॉन सीरियसनेस सी हुई है। हुँ, कोई फ़ैसला मैंने प्लान करके नहीं किया। हर चीज़ अनप्लान्ड हुई है, और वो बस होती चली गई है। और मैंने कोई चीज़ें, मुझे लगता है प्लान करके तो शायद जो आप करते हैं वो होता भी नहीं है। होता वही है जो अल्लाह ताला ने चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की हुई हैं। आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, आपने जो चीज़ें प्लान की होती हैं वो होती भी नहीं है। अनप्लान्ड चीज़ें जो होती हैं वही आपकी लाइफ में चलती जाती है, मतलब गो विद द फ्लो, ऐसा हुआ मेरे साथ।
तो वो हुआ ये कि मैं वहाँ पे मेरी कुछ स्कूल फ्रेंड्स सेटल थी शादियाँ करके। तो मुझे उन्होंने किसी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर कोई साहब हैं तो वो अ, रिश्ते लड़की देख रहे हैं शादी के लिए। कनाडा में? जी। ओके। तो इस तरह मेरे उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गई कि वो तुम आ जाओ प्लीज़, तो ये तो अच्छा है तुम यहाँ आ जाओगी। और मैंने कहा मैं तो फ्लाइट्स पे भी आ जाती हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्या करना है? नहीं, नहीं आ जाओ, आ जाओ। वो ऐसे मज़ाक-मज़ाक में उन्होंने मैंने कहा अच्छा चलो मिल लेते हैं, बुलाएँ उनको। वो इस तरह मेरी मुलाकात हुई मैं इन साहब से जिनसे मेरी मसूफ़ से शादी हुई। तो वो भी मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया, मैंने आके कोई उनसे राब्ता भी नहीं किया। फिर वो मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप वो तो कह रहे हैं कि भाभी उन्होंने तो बात ही नहीं की। तो मैंने कहा मैं सीरियस ही नहीं थी इतनी और मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकूँगी, लेकिन अच्छा चलें उनसे कहो कि फ़ोन करें। वो इससे बात हुई, मैंने कहा जी आप आ जाएँ मेरे पेरेंट्स से मिलने। मेरे फादर हयात थे तो वो आए, वो इस तरह एक दफ़ा आए हैं, तीसरे चौथे दिन मेरे शादी हो गई, निकाह हो गया। इस तरह फिर मुझे अच्छा उसके बाद भी मैंने एयरलाइन नहीं छोड़ी, मैं 3, 4, 5 साल करती रही हूँ उसके हुँ, बाद भी। हुँ, उसके बट मैंने जो वहाँ पे मुस्तकिल जाने का फ़ैसला किया वो मैंने अपनी बच्ची के होने के बाद हुँ, किया। और मेरी बेटी एक तो लेट पैदा हुई, मैंने लेट शादी भी मैंने बहुत अर्ली, इस तरह नहीं कि वो मेरी आपको पता है करियर ज़्यादा था, तो बहुत अर्ली नहीं मैंने शादी की। मैंने लेट 30s में जाके शादी की। तो मेरी बेटी लेट हुई तो वो अभी छोटी है, आपने मिले हुए हैं आप, हुँ, वो मैंने सोचा कि अब देखिए काफ़ी चीज़ें देख ली, वंडर ऑफ द वर्ल्ड देख लिए, दिलीप साहब से मुलाकात होगी, सारी दुनिया घूम ली। अब मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा लाइफ़ को इस तरफ भी जी के देख लें एज़ ए हाउसवाइफ़ और एज़ ए मदरहुड को एन्जॉय किया जाए। तो दुनिया जहान की बाकी चीज़ों का तो फ्लेवर जो वो था, जो ये जो मदरहुड का फ्लेवर जो है ना वो दुनिया की सारी चीज़ों से ऊपर। तो अभी मुझे मज़ा आ रहा है उसके साथ टाइम गुज़ारने का, लेकिन वो आपको पता है ना जर्नलिज़्म का कीड़ा कहीं न कहीं आपको हुँ, जीने नहीं देता। तो अब वो थोड़ी-सी बड़ी हुई तो फिर मैंने उसके पैदा होने से पहले वहाँ मैंने थोड़ा-सा लाइव रेडियो किया हुँ। टोरंटो से। उसके बाद फिर मैंने अभी यहाँ पे कुछ इवेंट-शिवेंट ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किए, मीट एंड ग्रीट, ये सुहेल वड़ाइच वही साहब मैं पूछना चाह रहा था कि वो तो शुरू से ही आपको शौक है कि महफ़िल हो, कोई गा रहा बहुत हो, जी, म्यूज़िक सुनना है बैठ के, इस तरह के अरेंजमेंट बहुत। इधर भी, उधर भी। वो मैं जहाँ आ जाऊँ जहाँ आप फिर गई हैं, वहाँ एक महफ़िल महफ़िल बहुत ज़रूरी है ए जिसमें मुझे ग़ज़लें और मुझे वो सूफ़ी और वो सुनना वो है। सुनना है। हुँ। तो अब जो है ना, वहाँ भी ये सिलसिला करते-करते अब तो आपने कुछ शोज़ वगैरह भी प्लान करने शुरू जी, कर जी, दिए हैं? जी, जी। तो उस प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वो अच्छा। मतलब वो एक बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन जैसे कोई भी ऐसा मेरी कोशिश होती है कि जो अपकमिंग सिंगर है ना जिनको जिनके पास ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते या लोगों के आगे अभी इतनी उनकी नहीं, उनको आप इंट्रोड्यूस कराएँ। हुँ, उसमें मैंने पहले एक यहाँ पे थे वो आरिफ लोहार बैंड में, शहरयार शहरी उनका नाम है, यहाँ डिफरेंट उस पे करते रहे। तो होशियारियाँ में भी थे और शोज़ में भी। बड़ा आपसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। बहुत अच्छा सिंगर है। तो वो ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर। उसने मुझे कहा कि आपा मुझे आप टोरंटो में अरेंज करें। तो उसका मैंने फिर एक कैलगरी और टोरंटो के लिए शो अभी मैंने अमार वारिस बेग साहब के बेटे हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छी आवाज़। उसका मैं कराना चाह रही हूँ, प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह देखिए। नासिर शाह की भी बड़ी धूम है कनाडा में। जी, नासिर शाह तो ही इज़ अ बिग प्रमोटर, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े शोज़ कराए हैं। मैं तो उनके साथ-साथ हेल्प कर रही होती हूँ कभी। हुँ, हुँ। तो जैसे उनका खबरनाक की टीम बुलाई थी तो मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी। उसके बाद भी लोग आए तो मैं उनके साथ सुहेल वड़ाइच साहब के साथ मीट एंड ग्रीट हमने अरेंज की थी। तो अभी थोड़ा-थोड़ा सा शुरू किया है मैंने काम। तो अब क्योंकि बच्ची मेरी थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा ज़रा ना जर्नलिज़्म को दोबारा लाइव, क्योंकि एयरलाइन के लिए तो एक दफ़ा छोड़ के दोबारा वो जॉब और वो हेक्टिक भी है बहुत, और बच्चों के साथ आप क्योंकि बहुत देर 2-4 दिन आपको मुल्क से बाहर भी रहना पड़ता है ना, तो बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जर्नलिज़्म को ज़रा दोबारा से आखिर में किया ये बताएँ कि हमारे माशरे में किसी लड़की को जो है ना एक प्रोफ़ेशनली फ़ील्ड में आने के लिए और जिस तरह का आपका सारा सफ़र है और 2025 है, लेकिन मुश्किलात हैं, आप इस बात को तस्लीम करेंगी। आपने जर्नलिज़्म भी की, आपने एयरलाइन भी की, आपने शोबिज़ भी किया। तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगी नए आने वाली जो फ़र्द हैं, नए आने वाली जो टैलेंट है मुख्तलिफ़ शोबों में? नईम भाई अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही अफ़सोस, बड़ी तकलीफ़ दुःख के साथ ये जो 2025 आप कह रहे हैं ना, मर्द की मेंटालिटी, औरतों के लिए प्रॉब्लम्स जो 1825 में थे,
जो 1900 में थे वो 2000 में भी वही हैं, वो कहीं ख़त्म नहीं हुए। उसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, हुमैरा असगर की डेथ आपके सामने है, हर दूसरे दिन बीवियों का मर्डर, हर दूसरे दिन बच्चों को पानी में फेंकने के और दरियाओं में, और वो ये मेंटालिटी, ये औरतों के साथ फ्लर्ट, उनको मिसयूज़ करना, उनके लिए घेरे तंग करना, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ये चीज़ें तो आज भी ख़त्म नहीं, मुझे लगता है कबल मसीह से थी, जो अभी अभी हैं और ये रहेंगी, पता नहीं कब ख़त्म होंगी। मेरे ख़्याल से जो इसके लिए मैं पर्सनली ये समझती हूँ, और अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिला किसी चीज़ पे काम करने का, तो मैं इसी पे काम करूँ। क्योंकि जो आगे आने वाली बच्चियाँ और जो लोग, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है देख के। अब मैं अपनी भी पर्सनली आपको बताती हूँ, हम बचपन में कई जगहों पे हरास होते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी कि हम फटी आँखों से या देखते रहते थे या डर जाते थे कि इनको जवाब क्या देना है। वो तो मेरे अंदर एक ट्रिगर किया किसी चीज़ ने, तो मुझे लगा कि नो, इस तरह तो नहीं चलेगा, इन मर्दों में काम करने के लिए तो वो आपको थोड़ी असर्टिवनेस चाहिए, और हमारे दीन में भी है, आप लड़की असर्टिव हो जाए, वो उसको मर्द और औरत की वो ख़त्म कर दें आप, अगर आपने मर्दों में काम करना। नाज़ नखरे अदाएँ जो है ना, वो एक प्रोफेशनली एक लेवल तक ठीक है। जब आप साथ काम कर रहे हैं तो फिर ये कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको आपको अपने आप को साबित कदम रखना पड़ेगा। तो अभी भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले थी, जो मेरे दौर में थी, जो उससे पहले थी, जो अब भी वही सब कुछ है। वही सब कुछ होता है, वही बातें, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि उस वक़्त तो फ़ोन-वोन नहीं थे, घर के फ़ोन थे, इजाज़त ही नहीं थी फ़ोन उठाने की। आप अपने बाप और भाइयों के होते घर के वो जो फ़ोन होते थे, क्या उसको कहते, पीटीसीएल नंबर, आप थोड़ी उठाते थे। या घर में दरवाज़े पे दस्तक होती थी, आपको इजाज़त नहीं थी अगर घर में कोई बड़े हैं। कोर्ट से आप पूछते थे, बात करते थे कौन है, वो चीज़ें अब बिल्कुल चेंज हो गई। अब एक्सपोज़र ज़्यादा है, लोगों के राब्ते बहुत ईज़ी हैं, फ़ोन्स जो लोगों के पास है, मिलना-जुलना चीज़ें आसान हो गई हैं। इससे चीज़ें बढ़ी भी हैं और चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं। ख़त्म इस तरह हुई हैं कि जो एक बहुत बड़ा हवा था ना मेल-फीमेल का आपस में इकट्ठे काम करने का, उसमें लोग डरते थे, वो थोड़ा-सा बैरियर ख़त्म हुआ। लेकिन बैरियर ख़त्म होने के नुकसान ये हुए कि जो बच्चियाँ जिनकी माँओं ने या पीछे बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती, और हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो फ़ोरम्स भी ऐसे नहीं होते जिसके ऊपर इनको बुला के सिखाया जाए, स्कूलों में कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाए या कॉलेजेस में, या इनको पहले जब वर्क प्लेस जाने से पहले ट्रेन किया जाए, इनकी ग्रूम किया जाए, इनको लोगों से डील करने के बारे में बताया जाए कि आपने ज़िंदगी में अगर कोई आगे बढ़ना है तो आपको किस तरह लोगों को नो करना है, किस तरह उनको स्नब करना है, उनकी ये जो हरास करते हैं या जो उनको कोशिश करते हैं फ्लर्ट करने की, आपको पता होना चाहिए कि, और अगर मर्द को समझ आ जाए इनके एटीट्यूड से और इनकी बॉडी लैंग्वेज से, वो रुक जाता है। बट उसके लिए बच्चियों को पता नहीं होता। कुछ रातों रात कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अब आप मेरा देखें, मैं किस दौर की बात कर रही हूँ। मतलब इतनी छोटी एज से मैंने शुरू किया, और मैंने भी ये सारी चीज़ों को फेस किया। लेकिन मैंने सीख लिया जल्दी। कुछ आपके अंदर, आपको पता है, लड़की जो होती है ना, कुदरती उसके अंदर बचपन से, वो अगर आप किसी जगह से, गली मोहल्ले से भी, लड़कों मर्दों में, तो अगर एक किसी बच्ची ने अगर गोद का भाई भी उठाया ना, तो वो अपने अपने उसको गले से लगा लेती है डर के, कि मैं सिक्योर फील करती है। तो वो बच्चियां डर जाती हैं इन चीज़ों से, तो उनको ट्रेन करना है कि डरना नहीं, अगर तुमने बाहर निकलना है तो तुम्हें पता होना चाहिए, या प्रोफेशनली एजुकेशन में अपने आप को, अब जिस फील्ड में है ना, उसमें आप A1 होने चाहिए। उसमें अपने आप को उस फील्ड में इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, उसमें आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपसे हुई और बड़ा अच्छा लगा। बड़ी देर के बाद आप आई, लेकिन बिल आखिर बिल्कुल। आप तशरीफ़ लाई, और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, फ़रत ख़ान वर्सटाइल, दबंग खातून जो हैं, और ये शो इसलिए बड़ा डिफरेंट है कि इनकी तमाम तर जो गुफ्तगू है इस शो में, और इनका जो करियर है, ये एक रोल मॉडल हैं नए आने वाली लड़कियों के लिए, नए आने वाली खवातीन के लिए, चाहे वो किसी भी शोबे में प्रैक्टिकली कदम रखें। फ़रत ख़ान को और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।